एडवांस से पहले तो मेंस का ही शुरू करना चाहिए था ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये बताओ क्या डिस्कशन हो रहा था, कहाँ पे क्या करना है अभी हम लोगों को? सर 10 को अभिषेक सर ने पीटीएम भी तो रखा था, उसमें क्या हुआ था? तो वो वही लिए होंगे ना, वही बताए होंगे। उसमें कौन कौन से लोग प्रेजेंट थे उसमें? हम लोग नहीं थे ना उसमें। हेलो, कितने लोग आप लोगों में से ज्वाइन करे थे उस पीटीएम को? किसी ने ज्वाइन करा था? हाँ, स्नेहा और बस अकेले? चलो कोई बात नहीं। तो क्या हुआ था उसमें स्नेहा? सर उसमें सर ने बताया था ना, अभिषेक सर ने, कि कैसे रिवीजन करवाएंगे और फाइनल टेस्ट सीरीज इन सब के बारे में बताया था। हाँ, तो डेट वगैरह नहीं बताया था कि कब से रिवीजन का, कब से शुरू हो रहा? सर ने कहा था कि 15 दिसंबर से वो रिवीजन स्टार्ट होगा और उससे पहले बच्चों को उनके बैच दे दिए जाएंगे। अच्छा अच्छा। हम्म। तो वही तो, मान लो कि 15 दिसंबर से, यानी कि थर्सडे से शुरू होना है अगर, तो अब तक तो तुम लोग को इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए थी ना। चलो देखो। सर ये वाला बैच डिलीट हो जाएगा? अभी हम लोग को भी कुछ क्लियर जानकारी दे नहीं रहा है लोग, इसीलिए तो तुमसे पूछ रहे हैं कि क्या है, क्या क्या बताया उन लोगों ने। ये बैच डिलीट होगा या ये बैच चलता रहेगा, कुछ ऐसा क्लियर इंफॉर्मेशन है नहीं। लेकिन नए बैचेस बनेंगे रिवीजन के लिए, जिसमें एडवांस वाला तो शुरू भी हो गया है। तुम लोगों में से स्नेहा, तुमने ज्वाइन करा था क्या? ये सर कर ली थी क्लास। तो आज भी तो चल रहा होगा। नहीं चल रहा आज? आज बंद है? हेलो। चलो, एक प्रॉब्लम बोलता हूँ, करो। मोशन इन 2D कर चल रहा था ना? हम्म। यस सर। यस सर। चलो, प्रॉब्लम करो। Two inclined planes OA and OB having inclination 30 degree and 60 degree with horizontal intersect each other at O as shown in figure. A particle is projected from point P with a velocity 10 root 3 meter per second along a direction
perpendicular to plane OA. If the particle strikes the plane OB perpendicularly at Q, पहला पार्ट है कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा पार्ट है स्पीड विथ विच पार्टिकल strikes the plane OB. तीसरा है डिस्टेंस PQ. ठीक है, प्रॉब्लम क्या कहा जा रहा है कि ये दो इंक्लाइन प्लेन है, हॉरिजॉन्टल के साथ इसका इंक्लिनेशन 30 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, और ये दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, ठीक। और एक बॉल को इस इंक्लाइन से P पॉइंट से थ्रो किया जा रहा है, वेलोसिटी जो दी गई है 10√3 मीटर पर सेकेंड का, और डायरेक्शन जो है इंक्लाइन के परपेंडिकुलर है, और ऐसे पोजीशन से इसको फेंका गया है इस इंक्लाइन के कि जब ये इस पे जाके टकरा रहा है तो फिर से ये यहाँ पे 90 डिग्री पे ही टकरा रहा है, ठीक है भाई। तो आपको बताना है कि इस प्रोजेक्टाइल को यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम क्या लगा, दूसरा बताना है कि ये प्रोजेक्टाइल जो यहाँ पे जाके टकरा रहा है तो टकराने समय उसकी स्पीड कितनी है, ये मान लो कि V0 कह दे रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ पे स्पीड क्या है ये बतानी है, और तीसरा बताना है कि ये P और Q के बीच का ये डिस्टेंस कितना है, ये पूरा स्ट्रेट सेपरेशन बिटवीन पॉइंट P एंड Q। करना चाहेंगे आप लोग या मैं बताते चलूं? हेलो, आप लोग करोगे या मैं बताते चलूं साथ साथ? बता दीजिए सर। बता दूं? अच्छा देख, ऐसे प्रॉब्लम के लिए एक हमने शुरू में ही आपको प्रॉब्लम ध्यान में हमें आ रहा है कराया था, कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जा रहा है ऐसे हॉरिजॉन्टल के साथ सर्टेन एंगल पे, तो आपसे पूछा था कि कितने समय के बाद उसकी वेलोसिटी उसके डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन के परपेंडिकुलर हो जाएगी, याद आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो सिमिलर वे में आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को भी वर्कआउट कर सकते हो। आपको साथ में ये भी बताया गया है कि कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मोशन जो कि एक प्लेन में हो रहा है उसको एनालाइज करना है, तो किसी भी पोजीशन पे आप ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम डाल सकते हो, कोई भी डायरेक्शन एक्स और वाई के रूप में आप अपनी इच्छा से चूज कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। तो मान लो कि हम इस प्रॉब्लम को करने के लिए क्या कर रहे हैं कि यहीं पे अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन डाल दे रहे हैं, और ये डायरेक्शन को हमने एक्स कह दिया, और इसके परपेंडिकुलर इधर का डायरेक्शन हमने वाई के रूप में रिकॉग्नाइज कर लिया, ठीक है। ठीक है भाई, तो जब ये पर्टिकुलर पार्टिकल यहाँ पे आके पॉइंट क्यू पे टकरा रहा है तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, एक्स के परपेंडिकुलर हो जा रहा है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन तो लाइन ओबी के पैरेलल है।
तो अगर हमको Yes, टाइम sir. ऑफ फ्लाइट चाहिए कि ये यहाँ से यहाँ तक जाने में समय कितना लिया है, तो हमको करना क्या है बेसिकली, हमको एक्स डायरेक्शन के वेलोसिटी को एनालाइज कर देना है ना। हम bx इक्वल्स टू ux प्लस axt ये फॉर्मूला यूज करेंगे। bx कितना है भाई, 0 है ना। ux कितना है भाई, दैट इज v नॉट 10√3 है। और इसका एक्सेलरेशन जो है वो आपको मालूम है कि बॉल को एक बार या पार्टिकल को एक बार थ्रो कर दिया तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा इट विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड। जी तो सर. ठीक है ना। अब वर्टिकली डाउनवर्ड है तो ऐसे केस में आपके पास इंफॉर्मेशन क्या बनेगा कि ये पर्टिकुलर जो एंगल है वाई एक्सिस के साथ इसका ये वाला एंगल आपके पास नोन हो जाएगा, ये 60 डिग्री का है ना, 60 होगा ना। Yes, sir. तो इधर की तरफ जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का एक्सेलरेशन का कंपोनेंट होगा जी है इधर की तरफ, तो एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट होगा माइनस का जी साइन 60 से लिखोगे, और वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट होगा वो जी कॉस 60 से लिखोगे। लिखोगे कि नहीं, जी को मान लेते हैं 10 है, तो माइनस का 10√3/2 दैट इज माइनस का 5√3 हो गया। और ये हो जाएगा ए वाई के लिए इंफॉर्मेशन जो आगे पार्ट में काम आएगा, अभी लिख लेते हैं। 10 cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 दैट इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू को रख दे तो ये जो t मिलेगा दैट विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो vx को 0, ux की जगह पे 10√3, ax की जगह पे माइनस का 5√3 इंटू टी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए इंफॉर्मेशन हो गया 10√3 डिवाइडेड बाई 5√3 दैट इज 2 सेकंड। ठीक है, क्लियर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 2 सेकंड का, यानी कि P से Q तक की जो जर्नी है वो 2 सेकंड में इस पार्टिकल ने तय करी। अब देखो स्पीड के लिए क्या इंफॉर्मेशन बनता है, उसके लिए हम लोग एक आसान सा तरीका यूज कर सकते हैं। वो क्या, हमको मालूम है कि प्रोजेक्टाइल के मोशन के दौरान उसके वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो टाइम या पोजीशन के साथ नहीं बदलता। बोलो, ड्यूरिंग द motion of projectile horizontal component of its velocity does not changes with position or time। पोजीशन या समय के साथ नहीं बदलता, हर जगह पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है दैट इज सेम। और क्यों होता है भाई, हेलो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के न बदलने का कारण क्या है। No acceleration. हाँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल कितना है इनिशियल वेलोसिटी का, 60 डिग्री है ना। ये लाइन के पैरेलल है, ये वाला एंगल 60 दिया है तो ये भी 60 हो जाएगा। और यहाँ पे जब ये आके टकरा रहा है तो ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री, क्योंकि ये 60 है। ठीक है, बोलो भाई। Yes, sir. Yes.
तो V नॉट cos 60 ये V cos 30 के होगा। ये देखो, ये बहुत सिंपल इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये प्रॉब्लम के लिए बहुत यूजफुल है ना। तो ये इसको आप अपने प्रॉब्लम में फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते हैं। वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है प्रोजेक्टाइल के मोशन के दौरान वो नहीं बदलता। जो इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वही किसी भी समय पे रहेगा, है ना। तो V नॉट cos 60 ये तुम्हारा हो जाएगा V cos 30 के। तो V नॉट था 10√3 और cos 60 है 1/2, दैट इज इक्वल टू V, और cos 30 है √3/2। तो ये 2 और ये √3 कट गया, तो V की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 10 मीटर पर सेकेंड। तो जब ये पार्टिकल इंक्लाइन OB पे जाके टकराएगा तो उस समय उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड की हो जाएगी। ठीक है। अब आओ, यहाँ पे जब ये टकरा रहा है भाई इस इंक्लाइन OB से, तो अगर इसका हम कोऑर्डिनेट जज कर लेते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, तो x² + y² का रूट ये PQ का लेंथ हो जाएगा कि नहीं। बोलो भाई, अगर लेंथ PQ अगर हमको जज करना है Yes, sir. तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पता हो जाए तो x² + y² का रूट, क्योंकि ये P तो ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो ओरिजिन से किसी पॉइंट की दूरी अगर चाहिए तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम हो तो x² + y² का रूट लिख सकते हैं क्या सेपरेशन ओरिजिन से। बोल नहीं रहे हो आप लोग, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। अगर किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आपको मालूम है या XYZ कोऑर्डिनेट आपको मालूम है, तो ओरिजिन से उसकी दूरी लिखनी होती है तो क्या करते हैं, x² + y² + z² का रूट से लिखते हैं ना। Yes, sir. Yes. ठीक है। तो यहाँ भी जो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है, अगर इस पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट पता हो जाए, z हमको मालूम है कि 0 है क्योंकि XY प्लेन में ही इसका मूवमेंट हो रहा है, तो z कोऑर्डिनेट तो 0 है। तो अगर इस पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट पता हो जाए तो हम यहाँ से सेपरेशन लिख लेंगे। अब x कोऑर्डिनेट के लिए आपको क्या करना है, x लिखा जाएगा UXT + ½ AXT का स्क्वायर। तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, UX है 10√3 और टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोगों ने 2 सेकंड का निकाल रखा है, -½ AX की वैल्यू कितनी निकाली थी हम लोगों ने, 5√3 और इंटू t की जगह पे 2, तो 20√3 और ये 5√3, तो ये 15√3 हो गया ना x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट के लिए UYT + ½ AYT का स्क्वायर ना, ओह AYT का स्क्वायर है, 1 मिनट, ये 2 का स्क्वायर है UT, तो ये 2 कटेगा 10 हो जाएगा 10√3। ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट के लिए UYT + ½ AYT का स्क्वायर, UI तो 0 होगा क्योंकि x डायरेक्शन में ही प्रोजेक्टेड है, +½ AY के लिए वैल्यू हमको कितनी मिली थी, AY 5 इंटू 2 का स्क्वायर, तो दैट इज 10 मीटर। तो सेपरेशन PQ लिखना है तो ये लिखा जाएगा √² x² + y² दैट इज 10√3 का स्क्वायर + 10 का स्क्वायर
स्क्वायर रूट 300 एक 420 मीटर। तो पी क्यू की लंबाई कितनी हो गई, पी से क्यू का सेपरेशन कितना हो गया, 20 मीटर। ठीक है ना। Yes, sir. एक और बोलो। हम्म। क्वेश्चन लिखिए। ए स्टेयरकेस contains 3 steps. Each 10 centimeter high and 20 centimeter wide. What should be the minimum horizontal velocity of a ball rolling from the uppermost plane so that it hit directly the lowest plane. It hit directly to lowest plane. है ना। ये प्रॉब्लम में क्या कहा गया कि ये 3 स्टेप की एक सीढ़ी है, ठीक, और एक बॉल जो है वो यहां से लुढ़कता है। नेचुरल है कि ये स्टेप हॉरिजॉन्टल है तो इसकी वेलोसिटी भी यहां से हॉरिजॉन्टल होगी, है ना। हर एक जो स्टेप है उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर की है और चौड़ाई जो है वो 20 सेंटीमीटर की है। तो आपको बताना है कि ये भी की क्या मिनिमम वैल्यू हो, वी नॉट की क्या मिनिमम वैल्यू हो, जिससे कि ये यहां से लुढ़कता हुआ सीधे इस वाले स्टेप पे टकराए, इस पे या इस पे ना टकराए। उसके लिए वी नॉट की मिनिमम क्या वैल्यू होनी चाहिए ये आपको बताना है। प्रॉब्लम समझ गए क्या। बोलो भाई, प्रॉब्लम समझ में आया। Yes, sir. क्या इसको बनाने का प्रयास करेंगे या मैं बताता चलता रहूं। वर्षा कर रही है क्या। भास्कर, प्रिया, जसजीत, Yes, sir. Yes, sir. कर रहे हो। हैं? अप्रोच क्या ले रहे हो।
अप्रोच क्या ले रहे हो? आइए जरा समझिए फिर। अब देखो यहाँ पे ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की बात हो गई। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन को ही एक्स और वाई के रूप में चूज करके उसकी एनालिसिस करते हैं, है ना। तो हॉरिजॉन्ट यहाँ पे हमने अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन दे दिया जहां से बॉल को फेंक रहे हैं। हॉरिजॉन्टल को एक्स डायरेक्शन कह दिया, वर्टिकल को वाई डायरेक्शन, नीचे के डायरेक्शन को वाई। अब इसकी स्पीड जितनी ज्यादा होगी ये उतनी दूर जाएगा, यहाँ पे टकराएगा। बोलो क्या? जितना Yes, sir. ज्यादा स्पीड से थ्रो करोगे उतनी दूरी पे टकराएगा ना यहाँ पे, इस पर्टिकुलर स्टेप पे। अब अगर हमको मिनिमम स्पीड भी चाहिए और उसको यहाँ पे या यहाँ पे नहीं भी टकराना है तो इस बॉल को जस्ट इस पॉइंट को मिस करना चाहिए, है ना। ये बॉल हमारा इस तरीके से जाए कि ये जस्ट इस पॉइंट को मिस कर जाए तो ये जाकर के नीचे वाले स्टेप पे भी टकरा जाएगा और हमारी जो स्पीड होगी वो मिनिमम रिक्वायर्ड भी होगी। क्लियर है ये पॉइंट क्या? Yes, sir. Yes, sir. अगर ये पॉइंट क्लियर है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है। तो इस वी नॉट के मिनिमम वैल्यू होने के लिए जरूरी क्या है कि ये बॉल को इस पॉइंट को मिस करना चाहिए जो ये एज है। इसको अगर ये मिस करता है तो मिनिमम स्पीड से थ्रो किया गया जिसमें कि इसका हिटिंग डायरेक्ट ऑन द लोवेस्ट स्टेप होगा। और इससे छोटा अगर हम वी नॉट की वैल्यू करेंगे तो ये इससे पहले वाले स्टेप पे टकरा जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ के लिए अगर हम कोऑर्डिनेट देखें तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा भाई? 0.4 होगा ना। ये 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर 0.4 हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया इसका? 10 + 10 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.2 मीटर ये इसका कोऑर्डिनेट है। Yes, sir. वाई कोऑर्डिनेट के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो y इक्वल्स टू यू आई टी प्लस हाफ हाफ ए वाई टी का स्क्वायर फॉर्मूला है आपके पास। यू आई कितना होगा? 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टली यहां से थ्रो करा आपने तो इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0। ए वाई आपका जी के बराबर हो गया, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वाई कोऑर्डिनेट 0.2 है, यहाँ पे रखिए तो 0.2 दैट इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर। तो इससे हमको इसका यहां तक जाने का टाइम पता हो गया ना। और टाइम कितना हो जाएगा? 0.4 डिवाइडेड बाई 10 रूट के अंदर, तो ये हो गया 0.2 सेकेंड। अब इस 0.2 सेकेंड में इसको एक्स डायरेक्शन में कितना प्रोसीड करना है एटलीस्ट? बोलो। एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। ए एक्स तो आपको मालूम है 0 है, तो एक्स ये वाला टर्म तो 0 हो गया, तो वी नॉट दैट इज 0.4 दैट इज इक्वल्स टू वी नॉट इंटू टी की जगह पे 0.2, तो वी नॉट की वैल्यू क्या हो गई? 2 मीटर पर सेकेंड। तो मिनिमम जो स्पीड की रिक्वायरमेंट है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड।
अगर इतनी स्पीड से आप यहाँ से इसको लुढ़काते हो तो ये जाकर के नीचे वाली स्टेप पे डायरेक्ट टकराएगा, इतनी या इससे ज्यादा, ठीक है ना। इससे कम दिया तो इससे पहले वाले पे कहीं टकरा जाएगा, ठीक है। आप लोग बोल नहीं रहे हो कुछ भी, रिस्पॉन्ड करते रहो भाई, समझ में तो आ रहा है कि नहीं ये तो देखें, या समझ में तो आ रहा है ना भाई। Yes, sir. अभिनव, या थियरी भी डिटेल करनी है, ठीक है। चलो एक प्रॉब्लम और कर लो। An object is projected from the ground in such a way that it just clears two vertical walls of equal height at time t1 and t2. If separation between the walls is d, if separation between walls is d, then find the height of wall and the range of projectile. ठीक है। आपसे प्रॉब्लम में इसमें क्या बोला गया कि एक बॉल को ग्राउंड लेवल से थ्रो किया गया है, कुछ स्पीड दी गई है, किसी एंगल पे थ्रो किया गया, इस तरीके से थ्रो किया गया है कि ये जो दो दीवारें हैं जो एक दूसरे से डी सेपरेशन पे हैं और बराबर हाइट की हैं, दोनों दीवार की हाइट बराबर है, ये भी अच्छा है ये भी अच्छा है। तो इन दीवार तक पहुंचने में जो बॉल को टाइम लगता है, यहां से यहां तक का टाइम t1 और फिर यहां से लेकर के यहां तक का टाइम t2 है ना, यहां से यहां तक का ये टाइम t1 बोला गया और फिर यहां से चलते हुए इस बॉल को यहां तक जाने का टाइम t2 दिया गया। ये दो इंफॉर्मेशन है और इनके बीच की दूरी भी दी गई।
तो बताना है कि ये हाइट कितना होगा और ये रेंज क्या है बॉल का। ये टाइम गिवन है T1 T2 और ये डी दिया गया है। इन्हीं के टर्म में आपको रेंज भी बताना है और ये हाइट भी बतानी है। करेंगे आप लोग? आप लोग कर रहे हो? चलिए देखिए, समझते चलिए कैसे करना है। अब देखिए, तो अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो एक हमने आपको प्रॉब्लम कराया था मोशन इन वन डायमेंशन के प्रॉब्लम को डिस्कस करते समय, जिसमें बोला था कि एक पर्टिकुलर बॉल को थ्रो किया जा रहा है सर्टेन वेलोसिटी से और एक हाइट पे उसका दो टाइम पे अपीयरेंस हो रहा है T1 T2। तो आपको उस विंडो की हाइट बतानी थी, है ना। ये भी प्रॉब्लम तो सिमिलर ही है। अगर वाई डायरेक्शन का आप मोशन को एनालाइज करते हैं तो आपको मालूम है कि इनिशियल वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है वी नॉट साइन थीटा का है, और एक्स कंपोनेंट है वी नॉट कॉस थीटा। तो किसी टाइम पे अगर वाई कोऑर्डिनेट को लिखना है तो y दैट इज इक्वल्स टू यू आई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी का स्क्वायर लिखा जाएगा ना। इस एच हाइट यानी कि यहाँ का y कोऑर्डिनेट क्या है एच, और यहाँ का भी y कोऑर्डिनेट एच होगा। बोलो भाई, दोनों दीवार Yes, अगर sir. बराबर हाइट की है तो दोनों के y कोऑर्डिनेट तो सेम होंगे ना। तो y की जगह पे h अगर हम प्लेस कर देते हैं तो h को लिखा जा सकता है v नॉट साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। या 1/2 जी टी स्क्वायर माइनस का v नॉट साइन थीटा इंटू टी प्लस एच दैट इज इक्वल टू 0। अब इसी के दो रूट है ना। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट है। एच हाइट पे कब कब है, ये टाइम T1 पे है और टाइम T2 पे है। तो दोनों रूट का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, C बाई ए। Yes, sir. तो T1 इंटू T2 दिस विल बी इक्वल्स टू H बाई 1/2 जी, है ना। तो हाइट ऑफ द वॉल तो आपको पता हो गया कि 1/2 जी T1 T2 से लिखा जाएगा। दिस विल बी द हाइट ऑफ द वॉल। दूसरा आपको रेंज निकालना था। अब रेंज के लिए आपको टाइम ऑफ फ्लाइट तो मालूम है कि यहां से यहां तक जाने का टाइम T1 है और यहां से यहां तक जाने का टाइम T2 है। तो इधर से यहां तक जाने का टाइम भी T1 ही होगा। Yes, sir. तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपको मालूम है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी है,
T1 प्लस T2। तो अगर आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पता हो जाए तो लिख सकते हैं ना रेंज। वी नॉट कॉस थीटा इंटू T1 प्लस T2 से लिखा जाएगा क्या? बोलो। रेंज को लिख सकते हैं इतना? Yes, sir. यस सर। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो टाइम या पोजीशन के साथ नहीं बदलता ना। अब यस आप सर। वी नॉट कॉस थीटा को देखते हैं कि कैसे लिखेंगे। यहां से यहां तक जाने का टाइम आपको मालूम है कितना है? यहां से यहां तक जाने का टाइम इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने का टाइम कितना है? T2 minus T1. हाँ, और ए से बी के बीच का हॉरिजॉन्टल सेपरेशन कितना है? डी। तो डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वी नॉट कॉस थीटा इंटू T2 माइनस T1 लिख सकते हैं ना। यस सर। यानी कि वी नॉट कॉस थीटा की वैल्यू कितनी तुमको यहां से पता हो गई? इट विल बी रिटन एज डी डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। ये यहां रख दो तो रेंज पता हो गया। T1 प्लस T2 divided by T2 minus T1. This will be the range of this projectile. ठीक है? नेक्स्ट बोलो। लिख लिए हैं? हाँ सर। अगला बोलते हैं। A particle is fired with velocity v naught from a gun adjusted for maximum range. मैक्सिमम रेंज किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए होता है? मैक्सिमम रेंज शब्द यूज किया गया है किस एंगल के लिए होता है? 45 डिग्री के लिए होता है। तो 45 डिग्री पे ये फेंका गया, ये आपको गिवन है। ठीक है? डायरेक्टली एंगल ना दे करके इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है ना, ऐसे भी दिया जा सकता है। तो मैक्सिमम रेंज के लिए इसको एडजस्ट किया गया है। इट पासेस थ्रू, अगला लाइन लिखिए, इट पासेस थ्रू
2 points above ground P and Q whose height is h. Find the separation, horizontal separation between these 2 points. इनके बीच की ये दूरी बतानी है कि कितनी दूरी पे ये दोनों पॉइंट है। एक पार्टिकल को v0 की स्पीड से हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री के एंगल पे फेंका गया और ये 2 पॉइंट को टच करता हुआ जा रहा है। ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। दोनों की हाइट बराबर है h की, ये गिवन है। h आपको गिवन है कि h हाइट पे ये पॉइंट्स है। तो बताना है कि इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी कितनी होगी। तो हॉरिजॉन्टल ही सेपरेशन होगा क्योंकि दोनों की हाइट तो सेम है। तो इन दोनों के बीच का ये सेपरेशन d आपको बताना है। अब इस प्रॉब्लम को करना है तो हम लोग जा सकते हैं ट्रेजेक्टरी के इक्वेशन से। ये अगर हमारा y डायरेक्शन है और ये x डायरेक्शन के रूप में देखा जाए तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आपको मालूम है y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर डिवीजन में 2v0 का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा से लिखा जाता है ना। यस सर। इसमें y की जगह पे हम लोग h प्लेस कर दें तो ये दोनों पॉइंट के लिए x1 और x2 का इंफॉर्मेशन हो जाएगा। इसका अगर सेपरेशन यहाँ से x1 कह रहे हैं और इसका अगर सेपरेशन हम x2 कह रहे हैं तो हमको d की वैल्यू लिखने के लिए क्या लिखना होगा? x2 माइनस x1 लिखना होगा ना। यस सर। तो हमको x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा जिसके हम दोनों रूट x1 x2 अगर निकाल लें तो x2 माइनस x1 भी लिख लेंगे। तो y की जगह पे h लिख देते हैं। x एज इट इज tan 45 माइनस gx स्क्वायर डिवीजन में 2v0 का स्क्वायर cos स्क्वायर 45। तो cos स्क्वायर 45 से ये कट गया। h की वैल्यू हो गई x माइनस gx स्क्वायर डिवीजन में v0 का स्क्वायर। या ये हो जाएगा कितना? gx स्क्वायर माइनस v0 का स्क्वायर x प्लस v0 का स्क्वायर h दैट इज इक्वल टू 0। ये x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसके दोनों रूट x1 और x2 को लिखने का आपके पास तरीका है। कैसे लिखा जाता है? माइनस बी यानी कि v0 का स्क्वायर प्लस माइनस v स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि v0 पे पावर 4 माइनस 4 a की जगह पे g और इंटू v0 का स्क्वायर h ac डिवाइडेड बाई 2a यानी कि 2g लिखा जाएगा ना। ये तो x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? v0 का स्क्वायर प्लस v0 का स्क्वायर माइनस 4g v0 का स्क्वायर h डिवाइडेड बाई 2g और x1 की वैल्यू हो जाएगी v0 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ v0 का स्क्वायर माइनस 4g v0 का स्क्वायर h बाई 2g।
तो इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, डी की वैल्यू मिल जाएगी x2 माइनस x1। तो v नॉट वाला टर्म तो कट गया पहला, दूसरा वाला पॉजिटिव हो गया, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट के अंदर में v नॉट, ये v नॉट पे पावर 4 था ना, v नॉट पे पावर 4 माइनस v नॉट का स्क्वायर इंटू 4gh डिवाइडेड बाई 2g। 2 से 2 गया, इधर से v नॉट को बाहर कर लेते हैं, v नॉट बाई जी, रूट के अंदर में कितना हो जाएगा, v नॉट का स्क्वायर माइनस 4gh। तो दिस विल बी द सेपरेशन बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ठीक है क्या? यस सर। अच्छा, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम में जो रिलेटिव मोशन का हमारा कॉन्सेप्ट है वो मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द पॉइंट्स के बारे में जानकारी बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, है ना? क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे यूज होगा, उसको समझ लेते हैं थ्रू ए प्रॉब्लम। मान लो कि आपको कहा गया कि 2 पर्सन है, एक पर्सन यहाँ ए पॉइंट पे है और दूसरा पर्सन यहाँ बी पॉइंट पे है। ठीक है, और दोनों के बीच का ये जो सेपरेशन है वो डी का है, और ए जो है वो दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर सर्टेन वेलोसिटी वीए से जा रहा है, और वीबी जो है वो ए की तरफ, जो ए की इनिशियल पोजीशन थी उसकी तरफ जा रहा है, वीबी की वेलोसिटी से जा रहा है। इधर इसकी वेलोसिटी है थ्रू आउट, है ना? तो आपको बताना है कि इन दोनों के बीच का सेपरेशन मिनिमम कब होगा और कितना होगा। ठीक है, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना मिनिमम कितना होगा और कब होगा, ये आपसे पूछा गया। तो ऐसे जो भी प्रॉब्लम है वहां पे हम लोग रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट क्यों हेल्पफुल होगा उसको समझो। जैसे मान लो कि आपको कहा जाए कि एक पर्टिकुलर पर्सन है, एक लाइन के अलोंग चलता जा रहा है ना, इस लाइन के अलोंग जा रहा है, तो उसका इस पर्टिकुलर पॉइंट पी से मिनिमम सेपरेशन कितना होगा, ये अगर आपसे पूछा जाए तो आप बड़े आसानी से कह सकते हो भाई कि ये लाइन से ये जो परपेंडिकुलर डाल दिया जाए तो ये जब परपेंडिकुलर का लेंथ होगा यही मिनिमम सेपरेशन होगा, है ना? यस। जिस लाइन के अलोंग हमारा पर्टिकुलर पर्सन जा रहा है उसका इस पॉइंट से मिनिमम सेपरेशन अगर पूछा जाए तो लाइन ऑफ मोशन पे इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल देंगे तो वही उसका मिनिमम सेपरेशन होगा। और इसको यहां से चलना शुरू किया है तो यहां से यहां तक जाने का टाइम निकाल देंगे तो हमको वो टाइम मिल जाएगा कि कब होगा ये मिनिमम सेपरेशन। ठीक है ना?
अब आपको मालूम कि अगर एक ऑब्जेक्ट का दूसरे के रिलेटिव आप मोशन कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि एक को आपने रेस्ट में करा और दूसरे का उसके करेस्पॉन्डिंग मोशन की एनालिसिस करते हैं। तो अगर हम बी का ए के रिलेटिव या ए का बी के रिलेटिव वेलोसिटी लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि बी का अगर ए के रिलेटिव वेलोसिटी लिख रहे हैं इसका मतलब ए को रेस्ट में किया और बी को मूव करा रहे हैं। जिस डायरेक्शन में वो रिलेटिव वेलोसिटी मिलेगी उसी डायरेक्शन में रिलेटिव टू ए बी जो है वो मूव करता हुआ चला जाएगा। नेचुरल है कि वो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा अगर दोनों की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो, है ना। हेलो, बात समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूं? Yes. तो अब इसको हम यहाँ पे रेस्ट में करके अगर इसकी वेलोसिटी इसके रिलेटिव लिख ले रहे हैं तो हमको वो स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा जिसके अलोंग हमारा पार्ट जो है बी ए के रिलेटिव जा रहा है। तो उस लाइन पे ए से परपेंडिकुलर डाल देंगे, दैट विल बी द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द टू। ठीक है, और वहां तक जाने में इसने टाइम कितना लिया वो कैलकुलेट कर लेंगे तो हमको वो टाइम मिल जाएगा कि कब मिनिमम सेपरेशन होएगा। क्लियर है पॉइंट कि क्यों है, क्या किया जा रहा है वर्किंग में? बोलना भाई। यस सर। Yes, तो sir. हम वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए लिख रहे हैं, बी का ए के रिलेटिव वेलोसिटी। तो क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ बी में से वेलोसिटी ऑफ ए को घटाना है वेक्टर के फॉर्म में। वेलोसिटी ऑफ बी में से वेलोसिटी ऑफ ए को घटाने के लिए क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी तो इधर में ड्रॉ ही है, इसमें माइनस ऑफ वी है, जोड़ देंगे तो मिल जाएगा क्या? यस सर। माइनस ऑफ वी है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन का ये वेक्टर बना दिया। ये हमारा हो जाएगा क्या, वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए। ठीक है, यानी कि हमारा पर्सन बी ए के रिलेटिव इस लाइन के अलोंग चलता चला जा रहा है, इस लाइन के अलोंग जो जिस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी मिली है इसी डायरेक्शन में ये आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो अगर इस पे हम एक परपेंडिकुलर डाल दें ए पॉइंट से तो दिस विल बी द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द टू। बोलो भाई, ठीक है, समझ में आ रही बात? ये डी इसको बोला गया था क्वेश्चन में तो इसको हम ए कह दे रहे हैं। ए परपेंडिकुलर डाल दें तो इस परपेंडिकुलर की लेंथ ही तो मिनिमम सेपरेशन होगा। यस सर। यस सर। अब इस परपेंडिकुलर की तुम्हें लेंथ लिखनी है तो ज्योमेट्री बनाओ, ये वाला एंगल देखो तो यहां से tan थीटा को अगर लिखना है इस ट्रायंगल से ट्रायंगल BCD को देखिए, यहां से tan थीटा को लिखना है तो CD डिवीजन में BC से लिखा जाएगा। CD का वैल्यू क्या है, A का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और BC का मैग्नीट्यूड लेंथ क्या है, B के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, है ना। और ट्रायंगल BAN को देखिए, यहां से AN अपान AB को लिखना है तो ये लिखा जाएगा साइन थीटा से।
tan थीटा की वैल्यू मालूम है तो sin थीटा भी लिख सकते हैं, या यहीं से लिख लीजिए। BD की लंबाई अगर लिखनी होगी तो ये क्या लिखा जाएगा, VA का स्क्वायर प्लस BB का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं ना। तो sin थीटा आपको पता हो गया कि ये लिखा जाएगा VA डिवीजन में स्क्वायर रूट ऑफ VA का स्क्वायर प्लस BB का स्क्वायर। AN that is the minimum separation। VA into D AB divided by square root of VA का स्क्वायर प्लस BB का स्क्वायर। तो ये दोनों के बीच का मिनिमम सेपरेशन हो गया, ठीक है। अब कब होगा ये जानना है, तो B से D तक जाने का टाइम निकालो, मिल जाएगा B से N तक। तो VBA हो गया है BA का स्क्वायर प्लस BB का स्क्वायर रूट। तो टाइम अगर लिखना है तो ये लिखा जाएगा BN डिवीजन में BBA, और BN कितना हो जाएगा भाई, AB cos थीटा डिवीजन में BBA जो कि आपका है स्क्वायर रूट ऑफ VA का स्क्वायर प्लस BB का स्क्वायर। AB है D और cos थीटा है कितना, BB अपान स्क्वायर रूट ऑफ VA का स्क्वायर प्लस BB का स्क्वायर, और एक पहले से ये था VA का स्क्वायर प्लस BB का स्क्वायर। तो D इंटू BB डिवाइडेड बाई VA का स्क्वायर प्लस BB का स्क्वायर ना। This will be the time at which this separation will be minimum। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? हेलो, जी सर। Yes, sir. एक क्वेश्चन और करिए। A bus starts from a stop with a constant acceleration 0.4 meter per second square। A passenger arrives at the stop 6 seconds after bus starts।
what is the least constant speed at which the person should run to catch the bus? हमसे प्रॉब्लम में क्या कहा जा रहा है कि ये एक पॉइंट है जहां से एक बस कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए नॉट से शुरू करती है चलना, और जब ये बस 6 सेकेंड टी नॉट टाइम तक मूव करी है, टी नॉट की वैल्यू आपको दिया गया 6 सेकेंड, तो निश्चित रूप से बस कुछ आगे चली जाएगी, है ना? जी सर। जब बस यहाँ पे पहुंच गई, वो टाइम आप मल्टीप्लाई करके इजीली लिख सकते हो कि कितना दूर पे है। जब ये बस यहाँ पे पहुंच गई है तो उस समय एक आदमी यहाँ पे पहुंचता है बस स्टॉप पे, और ये आदमी यहाँ से दौड़ना शुरू करता है, कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रहा है, जो भी इसकी स्पीड है वो कांस्टेंट है। तो बताना है कि अगर ये कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रहा है तो इस वी नॉट की कम से कम क्या वैल्यू है कि ये आदमी जा करके बस को कहीं पकड़ लेगा, है ना? इस बस को पकड़ना है उसको, तो उसके लिए वी नॉट की क्या कम से कम वैल्यू होनी चाहिए, ये आपको बताना। पकड़ना मतलब दोनों एक ही पोजीशन पे आ जाए आमने सामने, है ना? तो पकड़ ली जाएगी बस, ठीक है ना? अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अगर आपको करना है तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे हम रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट को यूज करके करना चाहते हैं। तो जिस समय ये पर्सन यहाँ से दौड़ना शुरू करता है उस समय बस कहीं यहाँ पे होगी, है ना? और ये बस का कुछ अपनी वेलोसिटी होगी भी, कितना ये आगे है बस वो अगर लिखना है तो ये एक्स नॉट, अगर आप ये डिस्टेंस कह रहे हो तो एक्स नॉट आपको मालूम है कि हाफ हाफ ए नॉट इंटू टी नॉट का स्क्वायर से लिखा जाएगा। बोलो भाई, ठीक है क्या? यस सर। और इस समय जो बस की वेलोसिटी है वो अगर आप v कह रहे हो तो v को आप ए नॉट इंटू टी नॉट से लिखोगे, ठीक है? तो बस इतनी अहेड है और इस वेलोसिटी से जा रही है, और इसका एक्सेलरेशन है ए नॉट का, बस का एक्सेलरेशन भी है ए नॉट का। अब हम चाहते क्या है कि इस पर्सन का बस के रिलेटिव एनालिसिस करना, हाँ? तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बस अगर लिखना चाहोगे तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड लिखा जाएगा क्या? यस सर। इस टाइम इंस्टेंट को हम t बराबर 0 मान ले रहे हैं जब ये आदमी चलना शुरू किया, है ना? तो इसको t बराबर 0 मान लिए इस रिलेटिव मोशन को एनालाइज करने के लिए, वो समय 0 कह दिया। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी मैन की बस के रिलेटिव? v नॉट माइनस का v, दैट इज v नॉट माइनस का a नॉट t नॉट होगा। बोलो भाई, एक अच्छा सा रिजल्ट मिल जाएगा। ऐसे प्रॉब्लम के लिए डायरेक्ट आप उसको यूज कर लो, इसलिए जनरल में सॉल्व कर रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं रख रहे हैं।
और एक्सेलरेशन ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू द बस लिखना है, तो एक्सेलरेशन ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो ये तो जीरो है, मैन को कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ाना है, और बस का एक्सेलरेशन ए नॉट राइटवर्ड है, तो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में ये मिल जाएगा ए नॉट, है ना, क्योंकि ये निगेटिव वेक्टर है। यस। अब अगर इसको पकड़ना है तो ये एक्स नॉट जो इनिशियल सेपरेशन था वो कवर हो जाना चाहिए टाइम टी में, तो यस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला आप यूज कर लो। यस की जगह पे कितना लिखना है, एक्स नॉट जो कि हाफ हाफ ए नॉट टी नॉट का स्क्वायर है, और यू कितना है वी नॉट माइनस का ए नॉट टी नॉट इंटू टी माइनस हाफ ए नॉट इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, यस सर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइम का बन गया, क्या हो गया, हाफ ए नॉट टी का स्क्वायर माइनस वी नॉट माइनस ए नॉट टी नॉट इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए नॉट टी नॉट का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब अगर ये आदमी को बस पकड़ना है तो टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए कि नहीं? हाँ सर। Yes. If the man catches the bus, then T should be real. और T को रियल होने के लिए क्या कंडीशन है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट रियल होने के लिए क्या जरूरी है? सर जी greater than हाँ? 0 होती है। हाँ? डिस्क्रिमिनेंट greater than equals to 0 होना तो बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो लिख लो भाई, बी क्या है यहाँ पे, वी नॉट माइनस का ए नॉट टी नॉट का स्क्वायर माइनस का 4 ए की जगह पे 1/2 ए नॉट, और सी कितना है हाफ हाफ ए नॉट टी नॉट का स्क्वायर, दिस शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो वी नॉट का स्क्वायर प्लस ए नॉट का स्क्वायर टी नॉट का स्क्वायर माइनस का 4 माइनस का 2 वी नॉट ए नॉट टी नॉट, और ये माइनस का कितना हो गया ए नॉट का स्क्वायर टी नॉट का स्क्वायर दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो इससे गया, यानी कि वी नॉट माइनस 2 ए नॉट टी नॉट दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि वी नॉट माइनस ट्वाइस ऑफ ए नॉट टी नॉट दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि वी नॉट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ए नॉट टी नॉट, है ना। ये हमको कंडीशन मिल गया। तो मिनिमम वैल्यू पूछा गया है, तो वी नॉट की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, ट्वाइस ऑफ ए नॉट टी नॉट। तो ऐसे प्रॉब्लम के लिए बड़ा सिंपल तुमको रिजल्ट मिल गया, है ना। इसमें वैल्यू को रख के कैलकुलेट कर लो भाई, आंसर बोलो क्या निकलेगा जल्दी से।
मिल गया। टू टाइम्स ए नॉट कितना था? 0.4। 4.8 6 गुना 12, 1248, 4.8 मीटर पर सेकेंड। मिनिमम जो स्पीड जिससे ये पर्सन को दौड़ना चाहिए इसको पकड़ने के लिए बस को, वो होगा 4.8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक चीज और, वन डायमेंशनल मोशन में बहुत सारे प्रॉब्लम आपको ग्राफिकल भी मिलते हैं ना। ग्राफिकल प्रॉब्लम भी, ग्राफ की एनालिसिस वाले प्रॉब्लम भी मिलते हैं वन डायमेंशनल मोशन में। तो जो डिफिनीशन है वही आपके ग्राफ के प्रॉब्लम के लिए टूल होगा। जैसे एक्सेलरेशन है तो आपको मालूम है कि डीवी dt से डिफाइंड है, यानी वेलोसिटी जो है वो dx dt से डिफाइंड है। तो अगर पोजीशन टाइम ग्राफ दिया गया या वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया, उससे एक्सेलरेशन पूछा गया या पोजीशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी लिखनी है, तो आपको क्या करना होगा? डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप का इवैल्यूएशन, है ना। डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप का इवैल्यूएशन। तो अगर पोजीशन टाइम ग्राफ दिया गया और उससे वेलोसिटी निकालनी है तो यू हैव टू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व। ठीक है, ये जो डिफिनीशन हुआ उससे। और अगर आपको एक्सेलरेशन टाइम से वेलोसिटी में चेंज चाहिए तो डीवी आपको मालूम है ए dt से डिफाइंड है ना। इसको इंटीग्रेट करेंगे t1 से t2, दैट इज v1 से v2, तो v2 माइनस v1, ये तुम्हारा हो जाएगा इंटीग्रेशन t1 से t2 a dt। और इंटीग्रेशन मतलब इवैल्यूएशन ऑफ एरिया होता है ना। तो अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया गया है, हेलो, Yes, sir.
हेलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया गया है और वहां से चेंज इन वेलोसिटी चाहिए, है ना, देखिए ये चेंज इन वेलोसिटी है, तो यू हैव टू इवैल्यूएट द एरिया बाउंडेड बिटवीन कर्व, टाइम एक्सिस एंड इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, टू कैलकुलेट change in velocity with the help of acceleration time graph, we should calculate area bounded between curve, time axis and interval of time। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखिए कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में हो सकता है कि कुछ कर्व का पार्ट ऊपर हो, कुछ नीचे हो, है ना, टाइम एक्सिस के। तो अगर कर्व का पार्ट टाइम एक्सिस के ऊपर है तो वो एरिया पॉजिटिव लेनी है, और बिलो है तो निगेटिव लेनी है। जैसे मान लो कि तुमको ऐसे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया गया ना, ए नॉट टी नॉट, और ये मान लो कि 3t0/2 है। तो जब आप इसमें चेंज इन वेलोसिटी निकालोगे तो ये ऊपर वाली जो एरिया है, ये वाली, ये तुमको प्लस लेना होगा, और ये जो नीचे वाली एरिया है जो टाइम एक्सिस के नीचे जा रही है, ये एरिया आपको माइनस लेना है ना। ठीक है, Yes. Yes, sir. हाँ, सेम चीज आपको डिस्प्लेसमेंट के लिए भी करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ होने पे। और इस पे एक दो प्रॉब्लम कल करके, मतलब नेक्स्ट क्लास में करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को भी करना है। Yes, sir. तो फिर उसके बाद से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आ जाएंगे। ठीक है भाई भास्कर, Yes. आज को करते हैं यहीं पे विराम। हाँ, नेक्स्ट क्लास में याद दिलाइएगा कि, हाँ, याद दिलाइएगा कि थोड़ा ग्राफ वाले प्रॉब्लम एक दो करने हैं, है ना, फिर न्यूटन्स लॉ शुरू करेंगे। Yes, sir. Thank you, sir. ओके, Thank you, sir. Good night, sir. गुड नाइट। Thank you so much, sir. गुड नाइट बेटा। सर लेकिन जो हमारे नए वाले मैथ्स वाले सर है ना, उनने कहा था कि 15 तारीख से रिवीजन स्टार्ट होगा। और 15 से रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर वो जो बैच बनेगा उसमें देखते हैं क्या होता है। उसमें फिर जैसा होगा प्रपोजल उसके हिसाब से चलेगा। ठीक है, तो शायद वो अरे, इस बैच में कराएंगे रिवीजन, मतलब ER 07 में ही शायद। अब देखो क्या होता है, कैसे होता है, वो तो प्लान बनावे बतावे लोग, उसके बाद ही डिसाइड किया जा सकता है ना। तो जैसा प्लान आएगा, अगर मान लो कि एक क्लास कंटिन्यू होती है तो सो फार सो गुड, नहीं तो जहाँ पे आओगे वहां पे जैसा रिवीजन होगा उसके हिसाब से करेंगे। हाँ, यस सर। तो देखो अगर कोई दूसरा बैच बनता है, इसको बैच को डिसॉल्व करते हैं, तो उस बैच में किसको कौन सी क्लास मिलती है उस पर डिपेंड करेगा ना। यस सर।